विशेष देख रहे हैं आप और इंसाफ आखिरकार रोहतक की निर्भया को मिल गया। बड़ी खबर से शुरुआत आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, रोहतक निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। सातों ही आरोपियों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है। तो आज आखिरकार इंतजार खत्म हो गया। रोहतक कोर्ट ने इन सातों ही आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने का ऐलान कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर इंतजार पूरे प्रदेशवासियों को इस बात का ही था कि कड़ी से कड़ी सजा इन सातों आरोपियों को दी जाए, जिसने रोहतक में ठीक दिल्ली के निर्भया कांड जैसे एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया। और आज शायद इंसाफ रोहतक की निर्भया को भी मिल गया। तो रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, सातों ही आरोपियों को, सातों ही दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है। जो 7 आरोपी, इन सबको फांसी की सजा। सुनील आरोपी को फांसी हो गई है। तमाम जो आरोपी थे, मनवीर इसमें शामिल था, सुनील का नाम भी था। इसके अलावा आपको बता दें कि पदम, जिन सातों आरोपियों पर बहस चली, बहस खत्म हो गई थी और उसके बाद इंतजार यही था कि फांसी की सजा का ऐलान कब होगा। और अब उन सातों आरोपियों को फांसी की सजा हो गई है। और ये 7 आरोपी वही हैं जिन्होंने मानसिक रूप से बीमार एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और इतनी बर्बरता के साथ उस महिला की इज्जत को तार तार किया कि शायद सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे कांप जाएंगे, आपकी भी रूह थर्रा उठेगी। लेकिन आज शायद इंसाफ मिल गया है और लगातार जो इंतजार था प्रदेशवासियों को, वो इंतजार खत्म हो गया। हालांकि मांग लगातार लंबे अरसे से इस बात की जा रही थी कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा का ऐलान किया जाए। यही सुनना चाह रहे थे और आज आपको बता दें कि वो इंतजार खत्म करते हुए रोहतक निर्भया कांड के सभी दोषियों को, सभी सातों ही दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है। तो रोहतक की निर्भया को इंसाफ मिल गया। 7 आरोपियों को दोषी मानकर फांसी की सजा का ऐलान हो गया है। एक आरोपी हालांकि नाबालिग था, उस पर जो सुनवाई है वो हालांकि लगातार चल रही है, कार्रवाई उस पर भी हो रही है। अनिल मोर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अनिल, आखिरकार रोहतक की निर्भया को आज इंसाफ मिल गया, सातों ही आरोपियों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, रोहतक की कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और काफी अहम फैसला सुनाया। अपने इस फैसले के जरिए रोहतक की कोर्ट ने जो हरियाणा की जो निर्भया थी, जो रोहतक की जो निर्भया थी, उसको इंसाफ आखिरकार मिल गया। जो आरोपी तो दोषी करार दिया गया था जिला अदालत की तरफ से, सातों के सातों आरोपियों को, दोषियों को जिला अदालत की तरफ से फांसी की सजा सुना दी गई है। क्योंकि लगातार जो पीड़िता के जो वकील थे, लगातार जो पीड़ित पक्ष के जो वकील थे, लगातार जो इस अपराध को जघन्य अपराध मान रहे थे। क्योंकि लगातार उनका यही कहना था कि जो उस पीड़ित लड़की के साथ जो गैंगरेप किया गया था, उस गैंगरेप के बाद बड़ी क्रूरता से उस लड़की की हत्या कर दी गई थी, बड़ी क्रूरता से लड़की को मार दिया गया। कहीं ना कहीं जो वो नेपाली मूल की जो लड़की थी, वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भी ठीक नहीं थी। तो ऐसे में अदालत ने इसको जघन्य अपराधों में से एक अपराध माना। हालांकि जो बचाव पक्ष के थे, जो आरोपियों के जो वकील थे, उन्होंने उम्र कैद की सजा की मांग की थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीमा सिंघल की अदालत थी, बिल्कुल अनिल, बचाव पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें भी रखी गई, हालांकि कुछ भी काम नहीं आया। क्योंकि जिस तरीके से जिस अपराध को, जिस जघन्य अपराध को इन आरोपियों ने अंजाम दिया था, वो किसी भी तरह से माफी के लायक नहीं था। बिल्कुल, देखिए, अगर इस केस की धाराओं की बात करें, धारा 366, 377 डी, 367, 302, 201, 149, 120 भी काफी बड़ी बड़ी धारा इन लोगों के ऊपर लगाई गई थी। क्योंकि जो क्राइम इन लोगों ने किया था, बड़ा काफी जघन्य अपराध इन लोगों ने किया था। पहले तो उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, सबने मिलकर गैंगरेप किया। फिर उसके बाद बड़ी क्रूरतापूर्वक तरीके से मार दिया गया था। बहुखबरपुर गाँव में उस लड़की का शव मिला था, नग्न अवस्था में वो शव मिला था। कहीं ना कहीं ईंटों से कुचल कर उसको मारा गया था, बड़े बेरहमी तरीके से उसको मारा गया। कहीं ना कहीं वो लड़की मानसिक तौर पर भी ठीक नहीं थी। तो ऐसे में अदालत को लगा कि एक जो लड़की जो मानसिक तौर पर ठीक नहीं, उसके साथ इतना क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोर्ट को लगा कि जो आरोपी है, जो दोषी थे, सातों के साथ दोषी थे। हालांकि इस पूरे मामले में 9 दोषी थे, 9 आरोपी थे, जिनमें से एक ने आत्महत्या कर ली थी, एक जो अभी भी नाबालिग है, उसका अलग जुवेनाइल कोर्ट में उसका केस चल रहा है। लेकिन जो 7 दोषी थे, उनको अदालत की तरफ से जो फांसी की सजा, उसका ऐलान अब से कुछ देर पहले कर दिया गया।
बिल्कुल अनिल, इन 7 आरोपियों को फांसी की सजा का ऐलान तो हो ही गया है, लेकिन जैसा कि जिक्र किया, नाबालिग जो आरोपी है उसका केस अभी भी जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में सवाल अब लगातार, जैसा कि निर्भया कांड में देखा हमने, जब वो आरोपी रिहा हुआ, अपने 3 साल का जो रिहैब सेंटर में समय था वो पूरा करने के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे जुवेनाइल्स को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो क्या कानून अभी तक क्योंकि सख्त नहीं है, तो क्या इस केस में अगर बात करें तो इस जुवेनाइल के साथ क्या कुछ हम ये मान सकते हैं कि कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा, या फिर कानूनों की कमी की वजह से इसके साथ भी इसको ढीली सजा ही मिल पाएगी? देखिए, जो दिल्ली की निर्भया लेकर उसके परिवार वालों का यही कहना है कि अदालत ने लास्ट स्टेज पर आकर उनको न्याय नहीं दिया, क्योंकि जो आरोपी था, जो एक दोषी था, जो नाबालिग था, उसको आखिरकार बरी कर दिया गया। 3 साल की सजा पूरी होने के बाद वो रिहा उसका। वही अगर इस मामले में देखा जाए, जो एक नाबालिग है, हालांकि वो नेपाली मूल का युवक है, और कहीं ना कहीं उसका भी काफी अहम रोल इस पूरे के पूरे केस में रहा, और उसके ऊपर भी काफी संगीन धाराएं लगाई गई है। अगर इन धाराओं की बात करें, जो धाराएं इन सभी आरोपियों के ऊपर लगाई गई, वही धाराएं उसके ऊपर लगाई गई। 366 की बात करें, 376 की बात करें, 302 की बात करें, 377 की बात करें, वो सारी धाराएं उस नाबालिग के ऊपर भी लगाई गई। उसका भी कोर्ट जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। हालांकि जो 7 दोषी थे जिनको सजा सुनाई गई, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुना दी, लेकिन अहम सवाल अब वही अटक जाता है, जहां पर कहीं ना कहीं लगातार एक विरोध भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो जुवेनाइल एक्ट है उसमें संशोधन की मांग लगातार उठ रही है। देखना ये होगा कि जो वो नाबालिग है, उस नाबालिग को आखिरकार कोर्ट क्या सजा देती है। कोर्ट को क्या लगता है कि उसका इस पूरे केस में कितना बड़ा रोल है, वो कितना बड़ा मुजरिम है, तो कोर्ट को क्या करना है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका अनिल। तो जुवेनाइल कोर्ट की अगर बात करें तो उसमें केस चल रहा है जुवेनाइल जो नाबालिग आरोपी है उसका, लेकिन राहत की खबर शायद यही है कि उन 7 आरोपियों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है, जिन्होंने रोहतक में ठीक दिल्ली के निर्भया कांड जैसे कांड को अंजाम दिया। और लगातार सवाल भी अब ये उठ रहे हैं कि आखिर जुवेनाइल जो लॉज हैं उसमें कब बदलाव लेकर आया जाएगा। कानून के हाथों अक्सर लाचार हम हो जाते हैं, आखिर वो लाचारी कब खत्म होगी और ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वो हरियाणा के इतिहास का सबसे काला दिन था, जब एक मानसिक रूप से बीमार महिला की इज्जत को तार तार कर दिया गया था। 9 लोगों ने हैवानियत की पूरी दास्तां उस दिन रची। वो वाकई में दिन काला था हरियाणा के लिए, और शायद राहत की सांस आज तमाम वो लोग महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने उस पूरी वारदात को सुना, देखा होगा। लेकिन वो पूरी वारदात क्या थी, कैसे इन आरोपियों ने उस वारदात को अंजाम दिया, रिपोर्ट के जरिए पहले समझाते हैं आपको। आज हरियाणा के रोहतक में हैवानियत का वो चेहरा सामने आया जिसे सुनकर शैतान की भी रूह कांप जाए। मानसिक तौर पर बीमार एक महिला के साथ वो दरिंदगी बरती गई जिसके सामने दिल्ली की दरिंदगी भी कुछ नहीं। रोहतक का निर्भया कांड, जो दिल्ली के निर्भया कांड से भी ज्यादा खौफनाक है, जहां मानसिक तौर पर बीमार महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उसे पूरी तरह नोचा गया, खरोंचा गया, उसके निजी अंगों को पूरी तरह रॉड से क्षतिग्रस्त किया गया। इतना ही नहीं, उस मासूम के शरीर से सीमेंट की चादर के बड़े बड़े टुकड़े मिले। साफ है कि रोहतक ने रूह को कबा देने वाला मंजर देखा, लेकिन शर्मसार पूरा प्रदेश हो गया। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कैसे इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। एक फरवरी 2015 चिनियाट कॉलोनी की नेपाली मूल की युवती घर से लापता हुए। 4 फरवरी 2015 बहु अकबरपुर गांव के खेतों में मिला युवती का अर्धनग्न शव। 5 फरवरी 2015 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए कई अहम खुलासे। युवती के साथ क्रूरता से हुआ सामूहिक दुष्कर्म। युवती के शरीर में मिले सीमेंट की चादर के टुकड़े। 9 फरवरी 2015 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों में एक नेपाली मूल का नाबालिग पर जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है केस। 7 आरोपियों पर रोहतक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला मामला।
एक आरोपी फरार होने में कामयाब। फरार आरोपी ने दिल्ली में जहर खाकर दी जान। 9 सितंबर 2015 कोर्ट ने 7 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए। 15 अक्टूबर 2015 गवाही का दौर शुरू हुआ। 31 अक्टूबर 2015 गवाही का दौर चला 9 दिन। 18 दिसंबर 2015 कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और आज का दिन, आज फैसले का दिन है। दरिंदों और हैवानों के लिए संवेदनाएं कोई महत्व नहीं रखती, जो रोहतक निर्भया कांड में साफ दिखा भी। आज इंसाफ का दिन है और सबकी निगाहें इंसाफ के भगवान यानी अदालत पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर नाबालिग आरोपी को छोड़कर सभी 7 हैवानों को फांसी हो भी जाती है तो क्या निर्भया को इंसाफ मिल जाएगा? सवाल ये भी है कि आखिर कब तक समाज में भूखे भेड़िए घूमते रहेंगे और आखिर क्या है जिस्म के भूखे भेड़ियों का इलाज? आखिर क्यों इतने संवेदनशील मुद्दे को समाज की संकीर्ण सोच बताकर मिट्टी में दबा दिया जाता है? बड़ा सवाल ये भी है, क्या रेप जैसे जघन्य अपराध पर रोक लगाने के लिए हमारे कानून में सजा पर्याप्त है? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 7 आरोपियों को फांसी की सजा का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इस सब के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं और ये तमाम सवाल ये बताने के लिए काफी है कि आज भी कितनी आवश्यकता है बदलाव की। कैसे थमेगी इस तरह की दरिंदगी? आए दिन ये दरिंदगी देखने को मिलती है। लगाम कैसे लग पाएगी? क्या सख्त सजा से अपराध पर लगाम लग पाएगी? क्या गंभीर अपराध में शामिल नाबालिग पर कानून बदलना चाहिए? इसको लेकर कई आंदोलन भी हो रही है, लेकिन कानून अब तक बदला नहीं गया। क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव किया जाना चाहिए? नाबालिगों को कैसे अपराधी बनने से रोका जा सकता है? तमाम सवाल, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर इस तरह की दरिंदगी कैसे थमेगी? आखिर क्यों लगातार जो नाबालिग हैं वो इस तरह के अपराधों में ज्यादा संलिप्त पाए जाते हैं? क्यों इस तरीके के अपराधों को अंजाम दिया जाता है? और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव होना चाहिए, ये मांग की जा रही है। हालांकि लोकसभा में आपको बता दें कि इसको पास कर दिया गया है, राज्यसभा में इस पर चर्चा की जानी जो कि कल होगी, लेकिन सवाल बरकरार है कि अब तक आखिर अगर एक्ट बदलने की इतनी जरूरत है तो किया क्यों नहीं गया? तब जब तमाम राजनेता ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, तो आखिरकार ऐसे नाबालिग आरोपियों के खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता? तो तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब लेना वाकई में जरूरी हो जाता है। समाज में बदलाव की जरूरत है, मानसिकता में बदलाव आना चाहिए, संकीर्ण सोच, इसमें बदलाव आना चाहिए, लेकिन बदलाव कब आएगा ये समझ नहीं आ पा रहा। और यही समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ सोशल वर्कर महिमा आर्या जी स्टूडियो में है और हमारे साथ वकील अरुण शर्मा जी स्टूडियो में। बेहद स्वागत आपका दोनों ही मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस पर हम चर्चा लगातार करेंगे, समझेंगे आपसे भी कि आखिर कैसे बदलाव आएगा, क्या किया जाना चाहिए, आखिर नाबालिग क्यों लगातार इस तरीके के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और आखिर सोशल स्तर पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार दोनों ही खास मेहमानों से चर्चा, आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सज चुकी है चौपाल, मैदान में सियासी योद्धा, शह और मात का खेल जारी, सियासी हुई गांव की फिजा, सियासी तपन में पिघलते मुद्दे। क्या हैं गांव के मुद्दे? देखिए पंचायत शाम 6:30 बजे। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। सभी जाट भाइयों से मेरी अपील है कि 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जींद पहुंचकर जाट रक्षण के लिए वहां एकत्रित हों और अपना हक जताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी में पहुंचें। भुट्टा ग्राउंड, स्पिद्दो रोड, जींद। तो मैं सभी से फिर जोरदार अपील करता हूं कि नेताओं या चौधरी के चक्कर को छोड़कर इस रैली को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करें। फिर दोबारा हाथ जोड़कर सबसे अपील है कि 23 तारीख 12वां महीना 2015 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर रैली को कामयाब करें। तो 7 आरोपियों को फांसी की सजा हो गई है। एक का केस अभी भी जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। इसी पर चर्चा करते हैं। महिमा जी और अरुण शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले अरुण जी, आपके पास आऊंगी। सवाल आपसे ये कि लगातार सवाल उठ रहा है कि जुवेनाइल एक्ट में बदलाव किया जाना चाहिए। वो बदलाव आखिर कैसे हो पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम केसेस में जो नाबालिग हैं उनका जो रिकॉर्ड्स हैं, संख्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो फिर कानून इतना आखिर ढीला क्यों हो जाता है? अरुण जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी, सवाल आपसे था। जब अपराधी को ये पता है कि इस अपराध करने से इसके रिजल्ट ये होंगे, हाँ, तो इसका मतलब वो जुनाइल नहीं है। बिल्कुल। तो उसकी उम्र घटानी चाहिए। दूसरी बात, आज जो समाज के अंदर जो ये कुरीतियां फैल रही है, जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। आज 40 साल की उम्र का इंसान आज के कंप्यूटर, आज के मोबाइल, इनको अच्छी तरह नहीं चला सकता जी। बल्कि 4 साल के बच्चे को अच्छी तरह नॉलेज है वो कंप्यूटर कैसे चला रहा है, सारा सब कुछ कैसे चला रहा है, किसके चलाने से क्या होगा। बिल्कुल। तो इसका फर्क पड़ा है। तो जब जिस बच्चे को जुनाइल है तो इसकी उम्र घटानी चाहिए कि उसको पता है कि गोली चलाने से मर्डर हो सकता है, ये क्राइम करने से ये आदमी मर सकता है, किसी महिला के आबरू लूट रहा है तो उसको ये पता है कि मतलब इसके उससे करने से ये होगा। तो आज कानून में अगर देश के अगर राजनीति की चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो, तो कम से कम जुनाइल की जो 18 की बजाय इसकी उम्र घटानी चाहिए, 9 साल कर देनी तो उम्र को कम करना चाहिए। महिमा जी, लगातार आप भी क्योंकि सोशल स्तर पर बहुत काम कर रही हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है। वो मानसिकता में बदलाव आता दिखाई नहीं दे रहा, बदलाव कहीं पर भी देखा नहीं जा पा रहा है। लगातार महिलाओं के साथ अपराध की लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। क्या किया जा सकता है? क्या कानून भी हमारे अब इतने ज्यादा ढीले हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता अपराधियों को? उनको पता है खासतौर पे जुवेनाइल्स को कि सजा उनको होनी नहीं है, किसी भी तरह के किसी भी अपराध को वो अंजाम दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सजा 3 साल के लिए रिहाब में भेजा जाएगा। दैट्स इट। देखिए, मैं इस बारे में बार बार जितनी भी मेरी चर्चाएं हुई हैं उनके अंदर बार बार मैं कहती हूँ शिक्षा, एजुकेशन या जो संस्कार है, मॉरल एथिक्स है, उनका सबसे बड़ा योगदान है।
क्या जुवेनाइल को, जैसे श्री अरुण जी ने बोला कि बच्चे को 4 साल का बच्चा है उसे कंप्यूटर बखूबी चलाना आता है, ठीक है, इसी तरीके से अगर जो आपके संस्कार हैं बच्चे को जब वो इस तरीके के एक्ट में इन्वॉल्व है तब वो जुवेनाइल नहीं है, और जिस टाइम सजा की आती है बात तो वो जुवेनाइल हो जाता है। पहला प्रश्न ये। दूसरा, क्या एक जो बॉर्न एंड बॉटअप की बात की जाती है, क्या हमारे संस्कार इतने कम पड़ जाते हैं या हम लोग इतनी शिक्षाएं दे नहीं पाते हैं कि एक मैन को, या जो मैनली ईगो कहा जाता है, उन सब चीजों को किस तरीके से विस्तार से उन बच्चों को समझ नहीं आता, या घर का पर्यावरण जो है, घर का जो माहौल है, जो समाज का माहौल है, सिर्फ ये बताना कि एक मैन ऊंचा है और लेडीज नीचे हैं, ये सारी चीजों से हटते हुए ये चीजों की शिक्षा देना, इन चीजों को समझाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जिस तरीके से अभी निर्भया कांड का भी हाई कोर्ट ने उसको माफी दे दी, क्यों दे दी? नहीं देनी चाहिए थी, बिल्कुल, ये प्रश्न अभी भी है। और सुप्रीम कोर्ट जो अभी जा रहे हैं केस में, तो भी यही बात है कि किसी भी तरीके से इंसाफ मिल जाए। सेम इसका भी है, इसका भी इंसाफ चाहिए लोगों को, इंसाफ बिल्कुल चाहिए। आपने जिक्र किया कि जैसे कि पुनर्विचार याचिका डाली गई थी और उस पर भी कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा लॉ ही नहीं है। जब लॉ ये कह रहा है कि इससे ऊपर सजा नहीं दी जा सकती, देखिए लॉ जिस टाइम ये लॉ बने थे तब उस टाइम में ये लॉ थोड़े से उस टाइम बने थे जिस टाइम 16-17 साल का बच्चा रियली में इनोसेंट होता था। आज की डेट में, आज की तिथि में टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि एक बच्चा, उसको ये पता है मोबाइल कैसे करना है, एंड्रॉइड फोन्स हैं उनकी, उसकी एप्लीकेशन सारी आती हैं जो कि हमारे पेरेंट्स को नहीं आती थी। बिल्कुल ठीक है, अब हम बीइंग इन मिडिल एज, हम इधर भी नहीं हो पाते हैं, इधर भी नहीं हो पाते हैं, बट यस कि हम दोनों तरफ से बात को मोल्ड कर जाते हैं, बिल्कुल मोल्ड कर जाते हैं। लेकिन अरुण जी आपसे सवाल पूछूंगी कि आखिर कानूनों में बदलाव की कितनी जरूरत है, कितना ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि कानून में बदलाव किया जाए, क्योंकि इसको लेकर मुझे लगता है कि शायद एक गलत मैसेज भी जो आ रहा है, जो नाबालिग है उनका माइंडसेट अब ये है कि हमें तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है, हम चाहे कुछ भी कर लें। हमारा कानून भी लचीला है और ऊपर से न्यायपालिका को इस तरह के आदेश दिए जाते हैं कि जुनाइल जस्टिस बोर्ड में कि जुनाइल को जितना भी हो सके एक सुधरने का मौका दिया जाए। वो इस तरह की एक परिभाषा ऐसी हो गई है और उनका एक स्वभाव भी हो गया न्यायपालिका का कि ये तो जुनाइल है, ये जुनाइल है। दूसरा ये है कि जुनाइल के खिलाफ इतने जो है सबूत और इतनी एविडेंस नहीं आ पाती है या उसमें कंप्रोमाइज हो जाते हैं। अब उनको एक पता है जुनाइल को शहर में किसी भी महिला की चैन तोड़ के भाग जाता है, उसको इतना जरूर पता है कि चैन तोड़ने से आज इतने पैसे मिलेंगे तेरे को। उसके बाद जो है गवाही नहीं आ पाती, या ये कह देते हैं, या कहीं ना कहीं पुलिस का भी एक अहम रोल होता है कि वो एविडेंस इसलिए नहीं आती, अगर वो चैन तोड़ी है तो कह देंगे जी वो तो गला दी, बेच दी, या कुछ ना कुछ इस तरह की मतलब हो जाती है जहाँ केस प्रॉपर्टी साबित नहीं हो पाती। महिला ये कैसे साबित करेगी ये मेरी चैन है, क्योंकि केस प्रॉपर्टी नहीं आती। तो वहां पे ये बोल देते हैं पुलिस वाले, चलो जी कुछ पैसे दिला देते हैं। तो वहां पे एक जुनाइल को बचाने की कोशिश की जाती है। और हमारे यहाँ कि ज्यादातर मतलब 100% या 90% जुनाइल में बरी होते हैं। 90% जो जुवेनाइल्स हैं वो बरी हो जाते हैं। अरुण जी ने ये बताया, महिमा जी, तो क्या वाकई में अब जो जुवेनाइल्स हैं उनको हमें एक मौका देना चाहिए सुधरने का? जिस तरीके से घटिया जुर्म वो कर रहे हैं, नहीं, क्या उनको एक वाकई में मौका मिलना चाहिए? नहीं, मेरी बात अभी भी वहीं पे ही बाकी घूम फिर के आती है एजुकेशन पे। एजुकेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि जब जिस मामले में आप इन्वॉल्व हो तब जुवेनाइल का ख्याल नहीं आता। बिल्कुल, और अगर तब आता है तब आप उस इतने घनघोर अपराध में इन्वॉल्व होने की जगह वहां से हट जाइए। बिल्कुल, एक अपराधी है जिसको बाद में लगा तो उसने जहर खा के वो मर गया, वो क्यों मरा, उसकी मानसिकता क्या थी। और इसको इतने क्लियरली पता है कि जैसे हाई कोर्ट ने इसको रिलीज कर दिया, निर्भया को, इसको भी रिलीज कर देंगे। जाहिर सी बात है, रिलीज कर दिया जाएगा। इस चीज का मुद्दा होना चाहिए कि इसको सजा मिलनी चाहिए, कड़े रुख अपनाने चाहिए और लॉ सर्टेनली बदलना चाहिए, ताकि जो आजकल की जो जिस तरीके से जो चीजें जा रही हैं उस हिसाब से लॉ बिल्कुल बदलना चाहिए। जैसे मैं आपको एक सेकंड एक और केस बताती हूँ। अमेरिका में 1 साल के बच्चे को माइक्रोवेव में उसकी मदर ने डाल दिया, वो 26 साल की थी और वो कर दिया।
उसको 26 साल की सजा मिली है उसकी मदर को। हमारे यहाँ पे 14 साल से ज्यादा उम्र कैद है ही नहीं। बिल्कुल, तो हमारे कहीं ना कहीं जो कानून है वो बहुत ही ज्यादा ढीले। लेकिन महिमा जी, हम ये भी देख रहे हैं जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब कोई ऐसा बलात्कार के मामले सामने आते हैं जिसमें पूरा देश एक साथ आ जाता है तो बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन जब वाकई में जब काम किया जाना चाहिए, जब संसद में ये बिल पास किए जाने चाहिए ताकि ऐसे आरोपियों को सख्त सजा मिले, तब कहीं ना कहीं संवेदनहीन नजर आते, तब कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों पर बहस करते हैं और जो जरूरी बिल है वो पास नहीं किए जाते। मैम ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे अभी किरण खेर मैम का भी हुआ था, जिस टाइम स्पीकर मैम ने बोला था कि सुनने दो, उस टाइम भी ये बात उठी थी निर्भया की। उस टाइम भी उन्होंने ये बोला था, कितने स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व किए गए थे उस टाइम भी, कि क्या जितनी गांव में, ये तो चलो एक दो केसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, बट इतने केसेस हैं गांव के अंदर कि जो आते तक नहीं है। क्या उन लड़कियों की गलती होती है? क्या उस टाइम में किसी लड़की की गलती होती है? नहीं होती है। फिर भी सजा, और इनके जो सजा, इनके मुताबिक जो सजा होती है वो नहीं मिलती है। कहाँ है? जब ये चीज टाइम बहस होती है तो अगली पार्टी कुछ ना कुछ और कर देती है। तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है और कुछ भी नहीं हो पा रहा। समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, इसीलिए दोनों ही खास मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगी। महिमा जी, आप स्टूडियो में आई और अरुण जी आप भी आए, यहाँ पर चर्चा आपने इस पर हमारे साथ की। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों कानून इतना ढीला है, क्यों सख्त सजा नहीं दे पा रहे हैं, और खास तौर पे उन नाबालिगों को जो इतने जघन्य अपराध करते हैं तब ये नहीं समझते कि नाबालिग हैं, जब लेकिन कानून सजा देता है तो ना जाने क्यों ये उम्र की सीमा बाधा आ जाती है और इन्हें उतनी सजा नहीं दी जा पाती जो ये वाकई में डिजर्व करते हैं। इसी के साथ विशेष में इतना ही। नमस्कार।